टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवलाहन टीचर 266। क्या उनकी फैमिली नहीं है क्या? और वही प्रगति चली जाती है उसे आराम किया साथ खाने को कहकर और हैप्पी को शुभांगी ले जाती है। वही राहत वश अपनी नीली आंखों से देखने लगती है। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था। वह उसे देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तुमने थोड़ी भी अकल नाम की चीज नहीं है। अब क्या सोचेंगे मेरे बारे में माँ? उन्हें क्या लगेगा? उन्हें पता तो चला होगा। अच्छा हुआ माँ को पता नहीं चल, नहीं तो वह पक्का मुझे डांट देती। तुमने इतना सा दर्द नहीं सह सकते, कैसे इंसान हो तुम? मैंने इतनी भी जोर से तुम्हें काटा नहीं है। तुम जब मुझे काटते हो तो मैं इतनी जोर से चिल्लाती हूँ या पूरे घर में ढिंढोरा पहनती हूँ क्या? हाँ, मेरे पति ने काटा मुझे। कहते कहते तो गुस्से में उसे देखने लगते हैं। तो वश नजर बड़ी मासूमियत से, रूम में तो तुम बहुत जोर से चिल्लाती हूँ और तुम्हारे नाखूनों पीठ पर अभी भी उसके निशान हैं। मैंने तो नहीं किसी से कहता हूँ, अब लग गई तो मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूँ? मैं तो प्यार से तुम्हें खिला रहा था ना कैंडी, पर तुम हो जो इस मासूम से बच्चे पर थोड़ा भी रहम नहीं करती। कितनी बुरी हूँ कैंडी तुम। कहते कहते हुए बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर राहत हंसने लगती है। वह मजाकिया हंसी अपने चेहरे पर लिए। सच में तुम्हें क्या ही कहूँ, और तुम कौन से प्यार हो? मैं झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं मूड में होती ना तो पक्का मैं तुम्हें छोड़ती नहीं, पर अंदर मेरी माँ है और अगर मैंने तुम्हें कुछ बोल दिया तो वह तुम्हें कहाँ कुछ बोलेगी, सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार देगी और मुझे ही बोलेगी, और मैं अपनी माँ की नज़र में बिल्कुल भी बुरी नहीं बनूंगी। चुपचाप खाऊं, कमरे के अंदर मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कितनी ज़्यादा बुरी हूँ। कहते कहते वह अपनी तीखी नज़रों से उसे देखने लगती है और साथ ही साथ अपना खाना खाने लगती है। पूरा खाना कंप्लीट कम होने के बाद वह वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वही हमारे प्यारे वश चेहरे पर तो एक मासूमियत भरी मुस्कुराहट थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। वह मोबाइल ओपन करके जैसे हैं कॉलर आईडी पर नाम देता है तो उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। उसके चेहरे पर जो इतनी देर से मुस्कुराहट थी, उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है तो वह मोबाइल को बंद करके अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए पीछे देखा है तो प्रगति अपने हाथों में खीर का कटोरा लिए उसके साइड में रख देती है और वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। वश खीर खाने लगता है और साथ ही साथ प्रगति को जाते हुए देख रहा था। एक गहरी सांस लेकर खीर को खाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बजाज पैलेस के अंदर बजाज फैमिली के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे। जैसे बजाज फैमिली में एक औरत और एक शेख सोफे पर बैठे हुए थे जिनका नाम कुणाल बजाज और उनकी बीवी सोनम बजाज है। उन दोनों के दो बेटे हैं और एक बेटी वीर और कारण बजाज और बेटी का नाम बेला। सोनम कुणाल की तरफ देखकर परेशानी भरी आवाज में, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहां जाएगा? मतलब मुझे नहीं लगता है वह आएगा। कुणाल जो इतनी देर से शांत बैठा हुआ था वह सोनम की बात को सुनकर उसकी तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, वो जरूर आएगा, मैं उसे जानता हूँ, को आए बिना रह नहीं सकता, अपनी बातों का पक्का है। तभी हाल में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो सभी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। कुणाल जैसे ही खड़े हो जाता है वैसे ही उसके दोनों बेटे भी खड़े हो जाते हैं और बेला भी खड़ी हो जाती है। सभी उसी तरफ देखने लगते हैं तो रघुवीर, जिसे पूरा गेट अप ही चेंज किया था, ब्लैक कलर का बिजनेस सूट, चेहरे पर एरोगेंस, दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले हुए थे। पीछे संजय खड़ा था और साथ ही साथ कुछ बॉडीगार्ड भी है। रघुवीर वहां पर आकर सिंगल सोफे पर बैठ जाता है। रघुवीर उन सभी की तरफ देखकर, खड़े होने की जरूरत नहीं है, सभी बैठ जाओ। वैसे मुझे नहीं लगा था कि बजाज फैमिली मेरा ऐसा वेलकम करेगी। कुणाल अंकल आंटी कहाँ पर है, देख नहीं रहे हैं? ये सुनकर कुणाल अपनी कांपती हुई आवाज में, भाई वो दोनों ही मलेशिया गए हैं, कुछ काम था और मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दो। कहते कहते वह अपने सर झुका लेता है। रघुवीर सामने दो लड़कों को देखा है तो कुणाल जल्दी से कह देता, यह मेरा बेटा वीर और कारण है और वह मेरी बेटी बेला है। रघुवीर सर पर हाथ रखता है। तभी सोनम उसके सामने पानी का गिलास आगे करती है। रघुवर पानी के गिलास को अपने हाथों में लिए वही टेबल पर रखते हुए, मिथुन के बेटे को मारा था मैंने, तो मिथुन को कैसे पता चला कि मेरा रिश्ता बजाज फैमिली से है? कुणाल, पता है ना, हमारे बिजनेस में धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दुश्मनी मेरे और मिथुन के बीच है, तो तुम उसे दुश्मन के बीच कैसे आ गए? मिथुन कैसे बजाज को टेक ओवर कर रहा है? क्या तुम लोग सो रहे थे या तुम लोगों को काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है? कहते वह सामने वीर और करण को देखा है जिन्होंने अपना सर झुका लिया था। रघुवीर था और ही ऐसा था कि उन दोनों के चेहरे पर ही पसीना ला रहा था। उन्हें डर लग रहा था, दोनों ही डर के मारे काम कर रहे थे। तो रघुवीर उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं खा नहीं जाऊंगा।
अब यह मुझे बताओ, क्लब पार्टी लड़कियां, इसे फुर्सत तुम दोनों को कब मिलती है? उसे हिसाब से तुम लोग बिजनेस हैंडल करोगे ना? अगर बिजनेस हैंडल नहीं हो रहा है तो पहले बता दो। बिजनेस हैंडल करने के लिए मेरी बेटी है और मैं जानता हूँ वह तुमसे बेहतर बिजनेस हैंडल करेगी। क्या चाहते हो, रहने दो या उसे दो? तुम लोगों के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वह तुम दोनों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, आपके पैसों पर अय्याशी करने वाली। वैसे मुझे नहीं लगा था कुणाल कि तुम अपने बेटे को इतनी गंदी तरह से सिखाओगे कि पैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे लगता है बिजनेस को मुझे टेक ओवर करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एक ही है। तुम ऐसा कोई भी बिजनेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है। कहते कहते वह शांत हो जाता है और वही उसकी बात को सुनकर सभी के चेहरे फीका पड़ जाते हैं। कुणाल जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर, भाई ऐसी बात नहीं है, मैं खुद बिजनेस को हैंडल करने वाला था, पर बीच में मिथुन कैसे आ गया मुझे कुछ भी पता नहीं है। यहाँ तक कि कंपनी में जो भी हमारे काम करने वाले एम्प्लॉइज थे वह सभी मिथुन के लिए काम करने लगे हैं और मेरा सेक्रेटरी उसने तक मुझे धोखा दिया है। यहाँ तक कि हमारे लीगल डॉक्यूमेंट भी बाहर चले गए हैं और मिथुन ने हमारे सारे शेयरहोल्डर की इन्फॉर्मेशन निकली है। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि मिथुन को कैसे पता चला कि आप बजाज फैमिली। तभी रघुवीर उसे हाथ दिखाते हुए, बस बहुत हो गया, पहली बात मैं बजाज से कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मैं सिर्फ इस फैमिली से इसके लिए हूँ क्योंकि यह सब मुझसे जुड़ा हुआ है, नहीं तो मैं रावत हूँ और रावत ही रहूँगा। मेरे पास पहले ही सारे रियासत में मिली हुई चीज़ है, तुम्हारे रियासत की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बजाज को कोई प्रॉब्लम है, पर बजाज की नींव ही सही नहीं है। तुम्हारे लड़कों का ड्रग से दिन जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें बिजनेस संभालना चाहिए। अगर यह बिजनेस संभालना चाहते हैं तो पहले एम्प्लॉय बने और फिर कंपनी को हैंडल करें। मैं कंपनी को टेक ओवर तो कर लूँगा, पर तब तक मैं बजाज को तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगा जब तक तुम्हारी ये दोनों कुत्ते शेर नहीं बनते। कहते कहते वह अपनी जगह से खड़ा होकर कुछ सोचते हुए, फैमिली हर किसी के लिए कमजोरी होती है कुणाल, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर बिजनेस और फैमिली दोनों अलग अलग जगह पर रखा जाता है। कोई अगर फैमिली परिवार करे तो उसमें बिजनेस नहीं दिमाग से खेल खेलना चाहता है। बिजनेस के इन्फॉर्मेशन देना सच में बहुत गलत चीज़ होती है और झूठ मुझे नफरत है, ये तुम अच्छे से जानते हैं। बेटों को अगर सही करते तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। कहते कहते वह अपनी ठंडी नज़र उसे पर डालकर वहां से गुस्से में चला जाता है और वही उसकी बात को सुनकर कुणाल पूरी तरह से डर जाता है। वह अपने सर नीचे झुका लेता है, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों बेटों के गालों पर एक एक थप्पड़ मारते हुए, आज जो हो रहा है ना वह सच में तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मुझे तुम्हारी वजह से अपने भाइयों की नज़रों में गिर गया, तुम्हारी वजह से मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना चाहते हुए भी मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो मुझे करना नहीं था। अब मेरी बारी है, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने भाई की नज़रों में तो अपनी इमेज नीचे झुका ली। अब तुम्हारे पास एक रास्ता है, इस घर से बाहर निकालो। तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक इस लायक नहीं होते कि तुम बजाज इंटरप्राइजेज को हैंडल कर सको। अगर नहीं करो तो बाहर रह लो, पर आज से तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है मुझे। कहते कहते वह गुस्से में उन दोनों को देखा है और फिर वहां से चला जाता है। वही सोनम अपने पति की हालत को देखकर गहरी सांस लेती है। वह अपने बच्चों की तरफ अच्छी है तो वह दोनों ही अपना सर नीचे झुकाकर वहां से चले जाते हैं। वही बेला ये सब देख रही थी। वह अपनी माँ की तरफ देखकर, क्या भाई चले जाएंगे? पर वह कौन थे जो आए थे और पापा ने उनके सामने घुटने क्यों? देख माँ। ये सुनकर सनम एक गहरी सांस लेकर, तुम्हारे चाचा है, वह तुम्हारे दादाजी के भाई के बेटे, वह हमारे साथ नहीं रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। आज तक तो मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, बस उसके बारे में सुना था, आज देख लिया। ये सुनकर बेल कुछ सोचते हुए, क्या उनकी फैमिली नहीं है क्या? 267 रोमांस एंड टिकिया फाइट। कहते कहते वह गुस्से में उन दोनों को देखा है और फिर वहां से चला जाता है। वही सोनम अपने पति की हालत को देखकर गहरी सांस लेती है। वह अपने बच्चों की तरफ अच्छी है तो वह दोनों ही अपना सर नीचे झुकाकर वहां से चले जाते हैं। वही बेला ये सब देख रही थी। वह अपनी माँ की तरफ देखकर, क्या भाई चले जाएंगे? पर वह कौन थे जो आए थे और पापा ने उनके सामने घुटने क्यों? देख माँ। ये सुनकर सनम एक गहरी सांस लेकर, तुम्हारे चाचा है, वह तुम्हारे दादाजी के भाई के बेटे, वह हमारे साथ नहीं रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। आज तक तो मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, बस उसके बारे में सुना था, आज देख लिया। ये सुनकर बेल कुछ सोचते हुए, क्या उनकी फैमिली नहीं है क्या? ये सुनकर सोनम अपना सर हिलाते हुए, उनकी फैमिली है, तुम्हारी चाची है, तुम्हारी बहन भी है, पर तुम्हारे चाचा जहाँ पर उन्हें कभी नहीं लाए हैं। बेला उदासी से, क्या हुआ, हमारे साथ नहीं रहेंगे? वह हमसे दूर क्यों है, हमारे साथ क्यों नहीं रहते? कहते कहते वह अपनी आंखों में उधर से लिया अपनी माँ की तरफ देखने लगती है तो सोनम गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए,
ये तो मुझे भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि कुछ वजह है जिसकी वजह से वह हमसे दूर है। अगर कभी मौका मिले तो हम उनसे मिल भी सकते हैं। ये सुनकर बेला बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, मुझे सच में मिलना है, मुझे भी अपनी बहन को देखना है कि वह कौन है, कैसे देखते हैं। कहते कहते वह अपनी आंखों में चमक लिए सोनम को देखने लगती है, पर सोनम कुछ नहीं रहती है। वह बस अपना सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पहले इसके अंदर राहत के हाथों में तकिया थे जो वह वश पर मार रही थी। वही वश इधर उधर घूम रहा था। राहत उसके पीछे पीछे भागते हुए तकिया को उसके ऊपर फेंककर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो सकती है ये सब बोलने की, अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं बुरी हूं ना, अब दिखाती हूं मैं कितनी ज्यादा बुरी हूं। मेरे प्यारे पतिदेव, एक तो सुबह से तुमने मेरी नींद खराब कर दी और लेकर गए वहां पर जहां पर मुझे डर के मारे चक्कर ही आने वाला था। मतलब कौन किसी को ऐसी पनिशमेंट देता है। कहते कहते वो अपनी जगह पर खड़ी होकर उसे देखते हुए अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अब उनके हालात तो ठीक है ना, कैसे हैं वह। कहते कहते वह शांत हो जाती है और वही उसके बाद को सुनकर वश जो भाग रहा था वह बेड पर खड़ा होकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर देता है। तो राहत उसकी तरफ आ जाती है। वह बेड पर खड़ी हो जाती है तो वश उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे राहत उसके सीने से लग जाती है। तो वह उसकी कमर को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, कैंडी अगर इतनी फिक्र मेरे लिए हो तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वैसे भी वह जैसा भी है अपने हाल में है, तुम हम दोनों का देखो। मेरे तो हाथ अभी भी दर्द कर रहे हैं, देखो मेरी उंगलियां कितनी ज्यादा दर्द कर रही है और सुबह सुबह बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे लिए कुछ करना चाहिए। कहते कहते वह उसके शर्ट के अंदर अपने हाथों को डालने लगता है। तो राहत उसके हाथों को पकड़कर उसे आंखें दिखाते हुए, मतलब क्या है, और तुम्हारे हाथ हैं ना, इन्हें अपने तक रखो। मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और क्या कहा तुमने, थक गए हो तो मैंने नहीं कहा था सुबह सुबह उठकर मुझे वहां पर ले जाओ। सच में तुम इंसान ही बहुत ज्यादा अजीब हो। मतलब सुबह सुबह तुम मुझे वह देखने के लिए लेकर गए जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऊपर से तुम्हारी ऐसी अजीब सी बातें। मुझे ना तुमसे बात ही करना ना छोड़ देना चाहिए। कहते कहते वह वहां से जाने वाली थी, उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को वैसे ही पकड़कर बिस्तर पर लेट जाता है। और बिस्तर पर लेते हैं वह उसकी कमर को वैसे ही पकड़कर अपने चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिए, कैंडी कितनी कोशिश करोगे, और मुझसे दूर जाना तुम्हारे लिए नहीं होने वाला है। और वैसे भी मोहब्बत करने लगी हो, कुछ याद आया, प्रपोज करने का अंदाज तो मुझे पसंद आया, पर तुम्हें नहीं लगता कि सर सूखा सूखा प्रपोज कोई किसी को प्रपोज करता है क्या। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर राहत अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अच्छा तो तुमने कौन सा मुझे प्रपोज किया है, और मैंने कोई प्रपोज नहीं किया, गलती से मेरे मुंह में से बाहर आ गया। वैसे भी मैं प्यार व्यार तुमसे बिल्कुल भी नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे पास इतना अच्छा खासा दिमाग है। तुम हो पागल, और तुम्हारे साथ प्यार करना मतलब खुद को भी पागल बनाना है। और कुछ सुनना बाकी है। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखते हैं। उसकी नीली आंखें छोटी छोटी हो चुकी थी और होठों का पाउडर बन चुका था। उसका इतना क्यूट सा चेहरा देखकर वश उसकी कमर को पकड़कर वैसे ही अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर जाकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी टंग को उसके गालों पर ले जाता है। वो लिक करने लगता है तो राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है तो वह वैसे ही उसकी गर्दन पर आ जाता है। वो उसकी गर्दन पर अपने होठों ले जाते हुए उसकी गर्दन को लिक और सख्त करने लगता है, जिससे राहत मौन लगती है। वह अपना चेहरा ऊपर की ओर करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है और वही वश वैसे ही नीचे आ जाता है। वह उसके सीने से लेकर उसके पेट तक आ जाता है, जिससे राहत तकिया को अपनी मुट्ठियों में भर देते हैं और दांतों तले होठों को दबाने लगते हैं। वही वश राहत को देखा है जो पसीने में थी और चेहरा पूरी तरह से लाल लाल हो चुका था। वह बिना देर किए उसके पजामे को निकाल देता है, जिससे राहत अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हैं तो वह बड़ी बेशर्मी बड़ी मुस्कुराहट लिए उसे का आंख मार देता है, जिसे राहत अपना सरनाने हिलने लगती है। तो वश बिना देर के अपने कपड़े निकलने लगता है, जिसे राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, जिसे उसके हमने अपने कपड़े निकाल दिए थे। राहत के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, उसका चेहरा हद से ज्यादा लाल लाल होने लगता है। तो वश अपने कपड़े निकालकर पूरी तरह से उसके ऊपर आ जाता है, दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डालने लगता है। वह राहत की आंखों में देखा है, जिसकी आंखों में बिल्कुल भी ना नहीं था। वह बिना देर किया उसकी आंखों में वैसे ही देखने लगता है। तभी राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और अपना चेहरा ऊपर की ओर कर देती है। वश होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी बंद हुई आंखों को देखकर कुछ देर बाद रहता ही सिसकने की आवाज से पूरे कमरे में शुरू हो जाती है।
राहत गहरी गहरी सांस भी ले रही थी और पूरे आवाज से भी उसके कमरे में आ रही थी। करीब 2 घंटे बाद राहत को अपनी गोद में उठा लेता है। वश अपनी गोद में उठाए अपने साथ ले जाने लगता है। उसे अच्छे से फ्रेश करके फिर से बिस्तर पर लेट देता है। वह भी बिना कपड़ों के वह भी उसकी साइड में लेट जाता है। वह टाइमिंग देता है तो आज बन चुके थे और गहरी सांस लेकर वैसे ही उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर राहत को ऐसे अपनी बाहों में भरकर सोना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। राहत की गरम गरम सांसें जब वह अपने सीने पर महसूस करता है, तब एक गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहलाने लगता है। वह उसके ऊपर वैसे ही ब्लैंकेट को डाले वहां से अपनी लोअर और टी शर्ट पहनकर बालकनी में चला जाता है। बालकनी में आकर वह सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल चलने लगता है। करीब 20 मिनट के बाद उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिससे उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। कॉल को उठाते ही सामने से एक शख्स अपनी रिस्पेक्टफुली आवाज में, नाइट अपने जैसे कहा था वैसे सब कुछ हो गया है, मुलाकात का वक्त आ गया है, क्या हम इंडिया आए या आप अपने प्राइवेट प्लेस में ही आना चाहेंगे। वश अपनी गर्दन तिरछी करके राहत को देखा है, जो गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे देखकर गहरी सांस में, आज रात 12 बजे तैयारी कर दो, कहते हुए वह कॉल कट करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए सामने आसमान की तरफ देखकर, नॉट गुड, खून और मासूमियत दोनों अलग अलग जगह है। किसी का बहता हुआ खून कोई मासूम देख नहीं सकता, किसी के दर्द को वह सह नहीं सकता, कितना भी खुद को बर्बाद कर ले, पर वह दूसरों को बर्बाद होते हुए देखा नहीं सकता, चाहे वह उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। ये मासूमियत कितनों को बर्बाद करके ले जाती है, ये भी ना देखते हैं कि कोई कितना खुद को तकलीफ दे रहा है। उसे तकलीफ को सहन इतना आसान होता है। मुझे इस मासूमियत से नफरत है, पर तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता मैं, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, फिर अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालकर उसे जलने लगता है। सिगरेट को जलाकर को उसके लंबे लंबे कैश लेने लगता है। चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन, आंखों में एक अलग ही गुस्सा था, एक नफरत थी। वह अपने मोबाइल वैसे ही साइड में रखकर काश लेते हुए सामने देखने लगता है। चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी, ठंडा चेहरे के साथ वह सामने देख रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह अपनी आंखें बंद करता है, तब उसे कुछ याद आने लगता है, जिससे उसकी उंगलियों में पड़ी हुई सिगरेट पर उसकी पकड़ कर जाती है। चेहरा हद से ज्यादा ठंड पड़ जाता है, यहाँ तक कि हाथों की नसें तक दिखने लगी थी। चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है और साथ ही साथ चेहरा लाल लाल भी होता जा रहा था। 268 नो एविडेंस नो गिल्ट ओनली सैटिस्फाई, कहते कहते वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, फिर अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालकर उसे जलने लगता है। सिगरेट को जलाकर को उसके लंबे लंबे कैश लेने लगता है। चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन, आंखों में एक अलग ही गुस्सा था, एक नफरत थी। वह अपने मोबाइल वैसे ही साइड में रखकर काश लेते हुए सामने देखने लगता है। चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी, ठंडा चेहरे के साथ वह सामने देख रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह अपनी आंखें बंद करता है, तब उसे कुछ याद आने लगता है, जिससे उसकी उंगलियों में पड़ी हुई सिगरेट पर उसकी पकड़ कर जाती है। चेहरा हद से ज्यादा ठंड पड़ जाता है, यहाँ तक कि हाथों की नसें तक दिखने लगी थी। चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है और साथ ही साथ चेहरा लाल लाल भी होता जा रहा था। वह अपनी आंखें खोलकर सिगरेट को वहीं फेंक देता है, अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सर ना में हिलाकर, नो नो आई एम नाइट किंग ऑफ डार्कनेस, बुझे हुए कल को अपने ऊपर हावी देना यह मेरी आदत नहीं है। बुझे हुए कल को जिसने मुझ दिया है, उसे तबाह करने की आदत मुझे है, कहते हुए बड़ी अजीब तरह से हंसने लगता है। उसकी हंसी हद से ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। वह अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है, अपने गर्दन को दाएं बाएं करके बालकनी से कमरे में आ जाता है। टाइमिंग को देखा है, फिर कुछ सोचते हुए क्लोजिंग रूम में चला जाता है। क्लोजिंग रूम में जाकर ब्लैक कलर की पूरी और ब्लैक कलर की जीन्स पहनकर हाथों में मेहंदी घड़ी, गले में एक सिल्वर कलर का लॉकेट डाले वहां से वह चला जाता है। नीचे आता है तो प्रगति उसे मिलती है, जो अपने हाथों में कुछ लिए जा रही थी। वह उसे जाते हुए देखकर बड़े प्यार से, बच्चा कहीं जा रहे हो, कब तक आ जाओगे, वैसे मैं खाना रख दूंगी तुम्हारे लिए। वश प्रगति की बात को सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। वह अपना कर हिलाते हुए, कुछ नहीं बस काम है और शायद लेट भी हो सकता है, मैंने खाना तो खा लिया है, मुझे भूख नहीं है, आप सो जाए। प्रगति यह सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, कोई बात नहीं, मैं फ्रिज में एक्स्ट्रा खाना रख दूंगी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो खा लेना और आराम के साथ आ जाना, ठीक है। ममता भरे हाथों को उसके बालों पर करते हुए वहां से चली जाती है और वही उसको ऐसे जाते हुए देखकर वश अपने बालों पर हाथ फिराते हुए खुद से ही, बदलने लगा हूँ बदलने, कहते कहते वह अपने दोनों हाथ वैसे ही इसके अंदर डाले वहां से अपनी ब्लैक कलर की बाइक को लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ संयम अपने पैलेस के अंदर आ गया था, जो माहेश्वरी का है। वह पैलेस में आकर चारों तरफ देखने लगता है।
नौकर वहां पर थे जो काम कर रहे थे। वह बिना उन पर ध्यान दिए ऊपर स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। स्टडी रूम में आकर वह पहले तेजपाल के कमरे को देखा है। तेजपाल की बड़ी सी तस्वीर थी। वह गहरी सांस लेकर उसके कमरे की चारों तरफ देखने लगता है। वह कमरा टेबल से लेकर उसकी कबर्ड चेकिंग कर रहा था। कुछ पेपर से मिल रहे थे जो वह बेड पर फेंक रहा था और कुछ जमीन पर थे। वह बैग पर उन पेपर्स को जो फेंक हुए थे उनके देखने लगता है। वो पेपर्स को देखते हुए कुछ सोचकर, आखिर पापा इतने सारे पेपर्स को क्यों अपने पास रखे हैं और यह पेपर से इतनी पुरानी क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कभी हमें कमरे तक आने को नहीं कहा था, उन्हें पसंद भी नहीं था कोई उनके कमरे में आए, तो क्या वजह ये पेपर है। पर कहते कहते वह अपना मोबाइल निकालता है, पेपर को अपने हाथों में लिए वहां से जाते हुए, मानव जल्दी से जल्दी तुम मेरे प्राइवेट प्लेस पर आ जाओ, कहते हुए संयम वहां से चला जाता है। वही संयम को कोई जाते हुए देख रहा था। वहां मुझे तो एक सर्वेंट उसे देख रहा था। संयम के जाते ही वह अपना मोबाइल निकालकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से गोदाम में, वह गोदाम भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह जमीन के अंदर बना हुआ था, एक बड़ा सा पैलेस टाइप था, पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। बड़े बड़े शख्स वहां पर आकर बैठे हुए थे और सबसे बड़ी बात वहां पर करीब 20 से भी ज्यादा थे। बीच में एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था, टेबल के बीचों बीच एक चीज रखी हुई थी। तभी दरवाजा खुल जाता है जिससे सभी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। सामने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए नाइट और उसी के ही पीछे भस्म आ रहे थे। नाइट जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, चेहरा ठंडा पड़ चुका था। वह अपनी ठंडी नजरें सभी पर डालकर अपनी यूनिक वॉक के साथ वहां पर आ जाता है। होठों पर सिगरेट थी, एक हाथ पेंट के पॉकेट में था, ब्लैक कलर का बिजनेस सूट था, महंगी घड़ी थी, लेदर शूज और सबसे ज्यादा भयानक उसमें से आता हूं वह डार्कनेस, जिसे महसूस करके हर किसी के चेहरे पर पसीना आने लगा था। वह अपनी जगह पर बैठ जाता है, अपने दोनों पैरों को टेबल पर रखकर सिगरेट को अपने होठों पर रखते हुए अपने हाथों में एक बाल को लिए जो मेटल से बना था, जो बहुत ही ज्यादा हैवी था, वह उसे खेल रहा था, जिसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना ज्यादा ताकतवर है। और वही वहां मौजूद जो शख्स थे उन सभी ने अपना सर नीचे झुका लिया था। वही नाइट होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, क्या हुआ, मीटिंग रखी गई है तो कोई कुछ कह नहीं रहा है या मेरा टाइम वेस्ट करने का प्लान बना रखा है। उन सभी की तरफ देखने लगता है अपनी ठंडी आंखों से, जिससे वह सभी अपना सर झुका लेते हैं। हर किसी के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। तो वही नाइट जोर जोर से हंसते हुए बड़ी अजीब तरह से, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया है और तुम डर रहे हो, नॉट बैड, कहते कहते बहुत टेबल पर उसे मेटल से बने हुए बाल को रखकर, मम अब शुरुआत किससे जाए, कहते कहते वह अपने गर्दन तिरछी करके एक आदमी की तरफ देखकर, सुना है मेरे ना होने का फायदा उठा रहे हो। नाइट की चीज सिर्फ उसी की ही होती है, चाहे वह कुछ भी हो जाए, उसे पर अगर कोई नजर रखे वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता होने के बावजूद भी मुझे खेल खेल रहे हो, इतनी हिम्मत किसने दी, कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखने लगता है। सभी यह सुनकर परेशान होने लगते हैं। हर कोई अब डरने लगा था। तो वश अपने हाथों में पड़े हुए वह मेटल के बाल को एक आदमी के मुंह पर मार देता है, जिससे वह आदमी वहीं पर ही मर जाता है। उसका सर फूट जाता है और ये देखकर सभी के की दिल की धड़कन एक पल के लिए तो रुक जाती है। सभी अपनी सांस रोक के ये सब देखने लगते हैं। तो वश अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर अपनी ठंडी आवाज में, कसीनो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी चीज पर अपनी नजर डाले। प्रॉफिट मिल रहा है जितना तुम्हें चाहिए, धोखा में बर्दाश्त नहीं कर सकता। नफरत है मुझे और इसकी सजा होगी तुम लोगों के प्रॉफिट जो मैंने देते आया हूं। तुम सभी के 30% प्रॉफिट मैंने अपने नाम कर दिए हैं। पेपर्स आ जाएंगे, अगर जिसे नहीं करना है वह मुझे जाकर बात कर ही सकता हूँ। कहते हुए अपनी होठों पर सिगरेट को रखे उसके लंबे लंबे केश लेकर अपनी जगह से दूसरी तरफ जाते हुए वह एक शख्स की गर्दन पर अपना हाथ रखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, नाइट और उसके रूल्स यहाँ मौजूद तो हर एक शख्स को पता है, और अगर मुझे लड़कियों के बिजनेस के बारे में पता चला कि कोई कर रहा है तो यहीं पर बंद करो। पता है ना मेरी हॉबी क्या है, चाहते हो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सारे फैमिली की आंखें तुम्हारे हाथों में होगी। मेरी तरफ से गिफ्ट। नाइट के रोल में अगर बर्बाद करना आता है तो वह पूरी तरह से बर्बाद करता है, पता है ना। नो एविडेंस नो गिल्ट ओनली सैटिस्फाई, कहते हुए अपनी सिगरेट को एक आदमी की गर्दन पर रखकर बड़े अजीब सी मुस्कुराहट लिए, अंडरस्टूड। वह आदमी जो वहां पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर पसीना था। वह अपना सर हमें दिला देता है, उसके चेहरे पर डर था। तो नाइट अपनी सर्द आवाज में वर्ड सुनकर वह आदमी अपनी लड़खड़ाती आवाज में, यस नाइट। नाइट ये सुनकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए वहां से चला जाता है। उसकी हंसी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वह चार दीवारों में उसकी हंसी गूंज रही थी, जिससे बहुत ज्यादा खतरनाक साउंड हो रहा था। वह डरावनी हंसी उन सभी के कानों के पर्दों को फाड़ रही थी।
यहाँ तक कि उनकी रूह तक कांप उठ चुकी थी। उनके हाथ पैर डर के मारे कांप पर थे। वह सभी पानी पीने लगते हैं और वही उन सभी की ऐसी हालात को देखकर भस्म मुस्कुरा देता है। तभी एक टाइगर वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह टाइगर जाकर उसे शख्स की गर्दन को अपने मुंह में पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। ये देखकर वह सभी एक दूसरे को देखकर अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तभी एक आदमी आ जाता है, जो पेपर सबके सामने रख देता है। कोई एक भी शब्द ना बोले, यहाँ तक कि कोई देरी भी ना करके सिग्नेचर करने लगता है। किसी को मरना थोड़ी है, सभी अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकते थे। सभी ने सिग्नेचर किए थे और वही सभी के सिग्नेचर करने के बाद भस्म मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही वशका में क्या हुआ था, उसका मोबाइल जिस पर राहत के बहुत सारे कॉल आए थे, उन्हें देखकर वो गहरी सांस लेता है, अपना सर हिलाकर कॉल को उठा लेता है। तभी उसे राहत की चलाने की आवाज आ जाती है। रात को कौन से पहाड़ तोड़ने गए थे? इंसान हो कि जानवर, जो रात को ही निकलते हो? थोड़ा भी अक्ल नहीं है तुम्हारे पास? घर में सभी मेहमान हैं और तुम्हें रात में कौन सा काम आ गया है? पूरा दिन तो मुझे परेशान किया है और रात को लोगों को परेशान कर रहे हो। 1 बज चुका है और अभी तक तुम आए नहीं हो। अगर मुझे तुम आधे घंटे तक घर में नहीं दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर ही अपना पूरा घर और कपड़े लेकर बस जाना, यहाँ पर मुंह मत दिखाना मुझे। 269 हम खून कभी पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा। तभी एक आदमी आ जाता है, जो पेपर सबके सामने रख देता है। कोई एक भी शब्द ना बोले, यहाँ तक कि कोई देरी भी ना करके सिग्नेचर करने लगता है। किसी को मरना थोड़ी है, सभी अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकते थे। सभी ने सिग्नेचर किए थे और वही सभी के सिग्नेचर करने के बाद भस्म मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही वशका में क्या हुआ था, उसका मोबाइल जिस पर राहत के बहुत सारे कॉल आए थे, उन्हें देखकर वो गहरी सांस लेता है, अपना सर हिलाकर कॉल को उठा लेता है। तभी उसे राहत की चलाने की आवाज आ जाती है। रात को कौन से पहाड़ तोड़ने गए थे? इंसान हो कि जानवर, जो रात को ही निकलते हो? थोड़ा भी अक्ल नहीं है तुम्हारे पास? घर में सभी मेहमान हैं और तुम्हें रात में कौन सा काम आ गया है? पूरा दिन तो मुझे परेशान किया है और रात को लोगों को परेशान कर रहे हो। 1 बज चुका है और अभी तक तुम आए नहीं हो। अगर मुझे तुम आधे घंटे तक घर में नहीं दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर ही अपना पूरा घर और कपड़े लेकर बस जाना, यहाँ पर मुंह मत दिखाना मुझे। कहते वह शांत हो जाती है, आवाज न आते हुए देखकर वह गुस्से भरी आवाज में, आप क्या मर गए हो? आवाज भी गले से निकल नहीं रही है। कहीं किसी लड़की के साथ तो नहीं होना? अगर ऐसा है तो मैं सच में तुम्हारा और उसका दोनों एक साथ मर्डर कर दूंगी। कौन सी चुड़ैल तुम्हारे साइड में है, मुझे बता दो पहले। कहते कहते वह गुस्से में आग बबूला होने लगती है और उसकी आवाज में इतना गुस्सा और उसके इतनी अजीब सी बातों को सुनकर वश गहरी सांस लेता है, अपने आईब्रो पर अपनी 2 उंगलियों को रखकर उसे सहलाते हुए गहरी सांस लेकर, कैंडी इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और अब तुम कह रही हो तो मुझे किसी लड़की के, वो इतना ही कहा पाया था कि राहत चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मोबाइल को साइड में कर देता है। तो राहत चिल्लाते हुए, सोचना भी मत, मैं सच में तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, डिवोर्स लेकर तुम्हारे ऊपर हरासमेंट का केस डाल दूंगी। कैसे हो सकती है मुझे धोखा देने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कहते कहते वह गुस्से में आग बबूला होने लगती है। वही उसका इतना गुस्सा और उसके इतनी प्यारी बातों को सुनकर वश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। इतना गुस्सा, और तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने ये सब किया तो क्या कोई भी मानेगा? कैंडी गुस्सा मत करो, मैं बस कुछ काम से बाहर आया था और तुम्हारे ये छोटा सा दिमाग इतना ज्यादा काम कैसे करता है? और ये तुम्हारे दिमाग में आता भी कैसा है? तुम किसकी संगत में रहती हो जो ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही है? पहले अपने छोटे से दिमाग को साफ करो, मैं आ रहा हूँ इसे साफ करने। तुम बहुत ज्यादा सोचने लगी हूँ, अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे सोने पर कुछ करना चाहिए, क्या कहती हूँ? कहते कहते वह बड़े अजीब सी मुस्कुराहट लिए कॉल को कट कर देता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वही सामने भस्म सकी मुस्कुराहट को देखकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है, फिर अपना सर हिलाकर वैसे ही ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद वह दोनों ही उसके प्राइवेट पैलेस में थे। वश अपनी कोट को अपने हाथों में डालकर पैलेस के अंदर चला जाता है और वही भस्म कहाँ से चला जाता है? वश वैसे ही आ रहा था। तभी हाल में उसकी मुलाकात होती है। केविन और संयम और कार्तिक तीनों ही बीते कुछ बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर इग्नोर करते हुए जाने ही वाला था कि संयम देखकर गहरी सांस लेकर, इतनी लेट मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी लेट घर पर आते हो। वश संयम के बात को सुनकर बड़ी ही लेजी आंखों के साथ उसे देखकर, एनी प्रॉब्लम मिस्टर प्रेसिडेंट? मेरा मन, मुझे जहाँ जाना होगा मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर, कहते कहते वह वहाँ से जाने लगता है। तभी संयम उसे देखकर गहरी सांस लेते हुए, तुम्हारी गर्दन पर खून नजर आ रहा है,
इसे साफ कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बीवी देख ले और फिर डर जाए। संयम की बात पर वह अपने गर्दन को सहलाता है तो उसे वहां पर खून नजर आता है, जिसे देखकर वह बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, हम खून कभी पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा, कहते हुए वह अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। और वही उसके ऐसी बातों को सुनकर केविन संयम की तरफ देखकर, भाई ये रात को क्या करते हैं और इसके गर्दन पर खून है। संयम जो उसे जाते हुए देख रहा था, वह केविन के सवाल कर उसकी तरफ देखते हुए, पता नहीं ऐसा लग रहा इसने कुछ तो किया है, और वैसे भी आज तक तो इसके खिलाफ कोई सबूत मिल ही नहीं है। छोटे के बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूछना बेकार है, और जानना मतलब पूरी जिंदगी चली जाएगी। चलो छोड़ो, वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी सभी जाओ सोने। वैसे भी महेश्वरी इंटरप्राइजेज में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तुम्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना है। कहते कहते वह उसके कंधे पर हाथ रखकर वहां से चला जाता है। केविन भी वहां से जा चुका था और कार्तिक अपने सर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए, आखिर वश करता तो करता क्या है, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी लग्जरी लाइफ, इस पैलेस को बनाने में 1 बिलियन तो लग ही होंगे, और यह कोई नॉर्मल कंपनी तो इतना सब कुछ बना नहीं सकती। आखिर यह करता तो करता क्या है, और यह ऐसा अजीब क्यों है, इसके बारे में पता लगाना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता जा रहा है मेरे लिए। आखिर क्या छुपा कर रखा है इसने खुद में, इसकी आंखें और इसकी बातें चाहकर भी कोई समझ नहीं सकता। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वहां से जाने ही वाला था कि उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर कॉल को उठा लेता है। जैसे ही वह कॉल को उठा लेता है तो सामने से कोई कुछ कहता है, जिसे सुनकर कार्तिक अपनी ठंडी आवाज में, मैंने कितनी बार कहा है, मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आइंदा से अगर मुझे फिर से कॉल किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कहते कहते वह कॉल को कट करके अपने सर को दबाने लगता है और फिर गुस्से में वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही वश कमरे में आता है तो देखा है सोफे पर अब भी राहत एक तकिया को लिए सो रही थी। उसे देखकर वह मुस्कुरा देता है। वह वैसे ही कोट को साइड में रखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अपने शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे। उसने गहरी सांस लेकर अपने पैरों की एड़ियों पर खड़ा होकर उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगता है। अपने हाथ को उसकी तरफ ले ही जाने वाला था कि फिर कुछ सोचकर अपने हाथ को पीछे लेकर अपना सर नामे देता है और पहले वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में जाकर खुद को अच्छे से फ्रेश करने लगता है। फ्रेश होकर वह बाहर आ जाता है। वैसे ही टॉवल में वह राहत को देखा है, अब भी वैसे की वैसे सोई हुई है। वह उसे वैसे ही अपनी बाहों में उठाए अपने साथ ले जाने लगता है। बेड पर सुलाकर खुद कपड़े चेंज कर देता है। ग्रे कलर की लोअर को पहने उसके साइड में आकर सो जाता है। राहत भी उसके सीने से अपने चेहरे को छुपाए हुए सो जाती है। राहत को ऐसी गहरी नींद में सोते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बालों को सहलाते सहलाते कब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, यह उसे खुद भी नहीं पता चलता है। रात के 3 बज जाते हैं। रघुवीर अपने कमरे में आता है। जब अपने कमरे में आता है तो वह प्रगति को देखा है, जो बेड पर सो रही है। उसे देखकर वह पहले कपड़े चेंज करता है, फिर गहरी सांस लेकर बिना बेड की तरफ जाए बालकनी में चला जाता है। सिगरेट को जलाकर वह उसकी क्रश लेने लगता है। चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था, आंखों में पूरी तरह से गुस्सा भर चुका था। वह देखता है कि उसे अनजान नंबर से बहुत सारे कॉल आए हैं। वह अपने सर पर हाथ रखते हुए, माथुर माथुर माथुर, बेटे की मौत इतनी ज्यादा तुम्हें दर्द देने लगी है कि तुम मेरे परिवार के दर्द के बारे में सोच रहे हैं। एक बाहर पर्दे के बाहर तो आ जाना। जिस दिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चलेगा वह दिन तुम्हारी आखिरी सांसों का होगा। तुमने गलत इंसान के रास्ते में आने का सोचा है और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। कहते कहते वह अपने सर पर हाथ रखकर वही सोफे पर बैठ जाता है। दोनों पैर आगे कॉफी टेबल पर रखकर सिगरेट को जलाने लगता है। सिगरेट को जलाकर उसके लंबे लंबे कैश लेने लगता है। उसके चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था, आंखों में एक अलग ही आंख थी। वह वैसे ही बिना किसी इमोशन के साथ सामने देख रहा था। अपनी जगह पर खड़ा होकर वह वहां से चला जाता है और जाते वक्त उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन थे। जब वह कमरे के अंदर आता है तो प्रगति को देखकर गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर के ठंडे एक्सप्रेशन चले जाते हैं। चेहरे पर उसकी परेशानी की लकीर भी थी, जो प्रगति को सोते हुए देखकर जा चुकी थी। वह उसके पास चला जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। प्रगति भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपा कर सो जाती है। वह उसे देखा है और फिर मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ कोई था जो गुस्से में हर एक चीज को तोड़फोड़ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लटपट था, पर चेहरे पर एक भी सिक्स नहीं थी। लाशें बीच हुई थी और उल्लसों पर वह सारे सामानों को फेंक रहा था। और वहीं कुछ लोग अपना सर झुकाए हुए खड़े थे। उसे शख्स का पागलपन हर कोई देख सकता था। उसका पागलपन इस हद तक था कि वह लाशों तक को नहीं छोड़ रहा था।
उसे कदर उन्हें मार रहा था, जैसे वह अभी जिंदा है। उसके आंखों में एक अलग ही गुस्सा और नफरत थी, किसी की खून की प्यास थी। आंखें गुस्से में लाल थी और वहां मौजूद हर कोई उसे देखकर डर रहा था। उसकी पागलपन को देखकर सभी कहीं हाथ पैर कांप रहे थे। पसीना उनके हाथों पर आ चुका था। 270 रघुवीर का संयम को सुनना, पर वहीं दूसरी तरफ कोई था जो गुस्से में हर एक चीज को तोड़फोड़ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लटपट था, पर चेहरे पर एक भी सिक्स नहीं थी। लाशें बीच हुई थी और उल्लासों पर वह सारे सामानों को फेंक रहा था। और वहीं कुछ लोग अपना सर झुकाए हुए खड़े थे। उसे शख्स का पागलपन हर कोई देख सकता था। उसका पागलपन इस हद तक था कि वह लाशों तक को नहीं छोड़ रहा था। उसे कदर उन्हें मार रहा था, जैसे वह अभी जिंदा है। उसके आंखों में एक अलग ही गुस्सा और नफरत थी, किसी की खून की प्यास थी। आंखें गुस्से में लाल थी और वहां मौजूद हर कोई उसे देखकर डर रहा था। उसकी पागलपन को देखकर सभी कहीं हाथ पैर कांप रहे थे। पसीना उनके हाथों पर आ चुका था। वह शख्स गुस्से में सारे सामान को इधर से उधर फेंकते हुए, इन लोगों की हिम्मत कैसे हो सकती है मुझे ना कहने की? मैं माथुर हूँ, तबाही करना मेरा काम है। अगर कोई मेरे रास्ते में आए तो मैं उसे बर्बाद करता हूँ। यहाँ तो उसे बजाज ने मेरे बेटे को मारा है, उसे कैसे मैं जिंदा छोड़ सकता हूँ? उसे वह मौत देना चाहता हूँ जिसके लिए वह इस दुनिया में अभी तक जिंदा है। और ये लोग कह रहे हैं कि उसे हम पकड़ नहीं सकते। इतनी हिम्मत मेरे आदमी होकर मुझे ना कह रहे हैं, इस माथुर को ना कह रहे हैं। कहते कहते माथुर एक एक को बुरी तरह से मारने लगता है। माथुर के चेहरे पर गुस्सा नफरत साफ साफ थी। तभी एक आदमी वहां पर आते हुए गहरी सांस लेकर, बॉस अपने बजाज के इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मिल चुकी है। वह मुंबई तो आ चुका है और मुंबई में उसकी लोकेशन भी मिल चुकी है। वह वश माहेश्वरी के पैलेस में रह रहा है। उसकी बेटी की शादी उसके साथ हो गई है और माहेश्वरी खानदान में उसी के ही पैलेस में रह रहा है। प्रेसिडेंट का भाई है वह। माथुर यह सुनकर उसकी तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, प्रेसिडेंट का भाई है तो क्या हो गया उसे लड़की के साथ? उसकी भी मौतें है, उसे लड़की की वजह से आज मेरा बेटा जिंदा नहीं है। काम करो, बजाज के सारे इन्फॉर्मेशन निकालो। सुना है उसकी बीवी को कुछ पता नहीं है उसके बारे में। रावत बन रहा है तो उसकी बीवी को भी पता चले कि वह कौन है और उससे क्या क्या उसने छुपाया है। कहते कहते माथुर उन सभी लाशों की तरफ देखकर आवाज में, बहुत बड़ी गलती कर दी है रघुवीर बजाज, तेरी बेटी को बीवी बनाने वाला था मेरा बेटा। कितने सारे सपने रखे थे उसके साथ और तुमने उसे मौत दे दी, और अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहे थे। मेरा बेटा आज मेरी आंखों के सामने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से, जिसे मौत तो मिलेगी और इतनी दर्दनाक मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहते कहते माथुर के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वह कोई गहरी सोच में है। वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अपने शर्ट के बटन को निकलते हुए वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। वही सारे आदमी जल्दी से काम करने में लग जाते हैं। इस समय हर कोई डर के मारे कहाँ पर रहा था। सभी के चेहरे पर पसीना था। वह जल्दी जल्दी काम करने में लग जाते हैं। कोई भी वहां पर गंदगी नहीं रहने देते हैं। हर कोई माथुर को जाते हुए देख रहा था। डर के मारे वहां पर साफ सफाई करने में लग जाता है। वही सुबह का वक्त हो जाता है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर इस समय रघुवीर के चेहरे पर एक परेशानी थी। वह शांति से ब्रेकफास्ट तो कर रहा था, पर उसके चेहरे की परेशानी बता रही थी कि वह कितना ज्यादा परेशान है। उसका ध्यान खाने पर बिल्कुल भी नहीं था। वह बस प्लेट में चम्मच को घुमाए किसी गहरी सोच में था। और यह वर्ष सकता था, वह देख रहा था कि कैसे रघुवीर किसी गहरी सोच में है। वही प्रगति रघुवीर को ऐसी गहरी सोच में देखती है तो उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है, जिससे रघुवीर उसकी तरफ देखने लगता है। तो प्रगति बड़े प्यार से, क्या हुए, आप इतने ज्यादा परेशान हैं? लगता है आप उसे कैसे की वजह से परेशान है हो जाएगा सब कुछ ठीक और आप बच्चा भी लेंगे, उसे इतना ज्यादा सोचिए मत। रघुवीर यह सुनकर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। तो वही राहत अपने अप्पा के चेहरे पर इतनी सारी परेशानियां देखकर अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर उनकी तरफ देखते हुए, क्या हुआ है अप्पा, सब कुछ ठीक तो है? आप इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हैं और माँ के बारे में बात कर रहे हैं? कहते कहते वह परेशानी में उन्हें देखने लगती है। तो वही राहत के सवाल को सुनकर सभी रघुवीर की तरफ देखने लगते हैं। तो रघुवीर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, कुछ नहीं, एक केस था जिसके सिलसिले में थोड़ी परेशानी है। तुम ज्यादा सोचो मत, डॉक्टर हूँ, थोड़ी बहुत परेशानी तो सर पर होती है। आखिर किसी की जान का सवाल है, ऐसे ही तो किसी की जान में ले नहीं सकता और बचाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। कहते कहते वह शांत हो जाता है और अपनी तिरछी नजरों से अपने दामाद की तरफ देखा है, जो अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। ये देखकर वह गहरी सांस लेता है और वही रहता ये सुनकर उदास भरी आवाज में, डॉक्टर बनना तो सच में बहुत मुश्किल वाला काम है। कोई कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर किसी की जान बचाता है, वह सब देखकर ही मुझे रोना आता है।
और खास करके खून। इसी वजह से मैंने कभी डॉक्टर की फील्ड नहीं चूज, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कहते कहते वह उदासी से अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेती है और वही उसकी बात को सुनकर वश उसकी तरफ देखने लगता है और कुछ कहता नहीं है। तो रघुवीर राहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी तिरछी नजरों से अपने दामाद की तरफ देखते हुए, हाँ सच कहा बेटा, खून देखना बहुत मुश्किल है, पर ऐसे लोग होते हैं जो खून से खेलने भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ तो मर्डर होते हैं, कुछ तो शौक के लिए किसी की जान लेते हैं और कुछ तो अपने बदले में मासूम की भी जान ले सकते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। उन लोगों के लिए खून मतलब एक सुकून बन जाता है। क्यों सही कहा ना प्रेसिडेंट साहब, आपके सामने तो इतनी सारी कैसे सही चुकी होगी। कहते कहते वह संयम की तरफ देखने लगते हैं तो संयम अपना सर हिलाते हुए, हाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स के आते हैं खबर, पर अब क्या ही कर सकते हैं, दुनिया ही ऐसी बन चुकी है। मतलब और बदला उनके खून नहीं बस चुका है तो हम भी तो कुछ कर नहीं सकते, रोकने की कोशिश कर तो रहे हैं पर। कहते कहते शांत हो जाता है तो रघुवीर कुछ सोचते हुए, वैसे मिस्टर माहेश्वरी के डैड में खबर मिली है, क्या वह सब जो न्यूज़ में देख रहे हैं वह सच है और जो वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब आखिर आपके पापा है वह और यह सब बिजनेस इलीगल करना कितना घर बड़ा गुनाह है, या आप भी जानते हैं, और फिर उन्होंने तो लड़कियों का। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं और वही उनकी बात को सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी के चेहरे पर एक निराशा थी। वही प्रगति यह सब देखकर गहरी सांस लेकर, रघुवीर तुम कहाँ के बैठे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, और वैसे भी हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है ना। अब जो हुआ है उसे हम बार बार बोलकर रोक तो नहीं सकते। देखो तुम्हारी वजह से बच्चे कितने ज्यादा उदास हो गए, तुम ही ना बच्चों से क्या ये बात करना, बड़ों की चीज बच्चों से नहीं कही जाती है, ये तुम्हें बताना होगा मुझे। वह पहले से ही परेशान होंगे और तुम खाना खाओ और यहाँ से तुम अपनी डॉक्टरी करने चले जाओ। कहते कहते वह रघुवीर को आंखें दिखाने लगती है। वही रघुवीर से इतना सब कुछ सुनकर अपना सर हिलाते हुए, इंसान कितना भी बड़ा बन जाए बीवी के सामने उसकी इज्जत कुछ भी नहीं होती है। क्यों सही कहा ना दामाद जी। कहते हुए वो वश की तरफ देखने लगता है जो ब्रेकफास्ट कर रहा था। इस पर वह अपना सर हिलाकर अपने तिरछी नजरों से अपनी कैंडी को देखकर, हाँ सही कह फादर इन लॉ, बड़े बड़े हमारे सामने झुक जाए पर हम हैं जो हमारी बीवी के सामने झुकते हैं। मेरी दुनिया में एक वही तो है जो सबसे करीब और भरोसे वाली होती है, तो हर कोई साथ छोड़ देता है और मतलबी बन जाता है। कहते कहते तीनों ब्रदर की तरफ देखने लगता है, अपनी नजरें तिरछी करके। वही उसके बाद को समझो सही हमें गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और केबिन अपना सर नीचे ही झुका लेता है। और यह सब देखकर राहत अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। सभी के चेहरे पर अब उदासी आ गई थी। ये देखकर वह अपने सर पर हाथ रख रहे गहरी सांस लेते हुए कुछ सोचकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट ली अपने ब्रेकफास्ट को खाना छोड़कर। वैसे मैं क्या कह रही थी, अभी सभी हम हैं तो क्यों ना कहीं घूमने का प्लान बनाएं, वैसे भी ऑफिस घर यही बचा है, फैमिली टाइम हम देते ही नहीं है किसी को, और एग्जाम भी हमारी इस मंथ नहीं होने वाली है, 2-3 मंथ के बाद होगी, तो क्यों ना बीच में ही टाइम निकाल कर कहीं घूम लिया जाए अगर सभी के पास टाइम हो तो। कहते कहते वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी आशा बड़ी नजरों से सभी की तरफ देखने लगते हैं तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। राहत अपने पति की तरफ देखकर, मुझे पता है तुम्हें तो टाइम मिलेगा ही, आखिर इतने वक्त तो काम ही करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर फैमिली के साथ बिताने की बात हो तो तुम कर ही सकते हो, आखिर मेरी माँ का जो प्यार तुमने अपनी तरफ कर लिया है अब उनके लिए तो सोचो। उसकी बातों में हल्की हल्की जलन और गुस्से साफ साफ देखा जा सकता था। बाकी कैसा लगा ये बता देना और ऐसे ही साथ देते रहना। नीचे के डिस्क्रिप्शन को जरूर अदर न्यूज़ स्टोरी को बाय चेक आउट कर लेना, जिसने नहीं देखा है दूसरे चैनल की स्टोरीज वह बाय चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।